हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अशोका सिविल्स में। आज हम करंट अफेयर की पहली क्लास लेकर के आए हैं। डेली वाइज यही क्लास आपको मिलती रहेगी। देखिए, पढ़िए कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। हमारे यहाँ ये आप देख सकते हैं डेली करंट अफेयर, ठीक है। ये 20 से 21 के बीच का हम आज कवर करेंगे। हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट हैं। आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ और सीटेट प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों। सीटेट प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट हैं। आप अंकित सर, ब्रिजेश सर हमारे साथ और बीके सर के साथ मिल करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और जो बच्चे सीटेट पिछली बार फेल हो गए थे या किन्हीं कारणों से वो पास नहीं कर पाए, उनके पास एक सुनहरा मौका है एक अच्छा स्कोर करने का। जो इनरोल होना चाह रहे हैं वह 1 दिसंबर से हमारा दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें इनरोल हो सकते हैं। बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा और फोकस रहेगा बीएड वालों के ऊपर। जो बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो गए हैं उनके लिए अब एकमात्र मौका बचा है जूनियर का, और सरकार को मजबूरन जूनियर में वैकेंसी लानी पड़ेगी क्योंकि बीएड धारी बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको जूनियर में अपीयर होने के लिए जो सीटेट का जूनियर लेवल का, यानी कि जो आप सेकंड लेवल कहते हो, वो पास होना जरूरी है। और आप जानते हो कि अगर अदर स्टेट में आपको क्वालिफाई करना है या अदर स्टेट में आप टीचिंग के लिए जा रहे हो तो वहां पर आपको 90 नंबर लाना ही होगा। यानी कि सीटेट में अगर आपका 90 नंबर नहीं है तो फिर आप अदर स्टेट में एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अदर स्टेट में आपको कैटेगरी लाभ नहीं मिलता है। अदर स्टेट में आप जब भी जाओगे तो जनरल में फाइट करोगे और जनरल का कोटा 90 है, तो 90 अंक लाना अनिवार्य है। और अगर आप यूपी में हैं तो यूपी में आपकी कैटेगरी अलाउ है, जिस कैटेगरी से भी है, यानी कि 82 नंबर आपको फिर भी चाहिए ही चाहिए। 82 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए 82। लेकिन यूपी में बिहार जैसी चीजें नहीं है। बिहार में क्या है, आपने सीटेट क्वालिफाई किया, उनका जो टीचिंग के लिए जो उन्होंने एग्जाम रखा है वो एग्जाम क्वालिफाई किया और आप सीधे चयनित हो गए। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में आपके मेरिट बेस पे सिलेक्शन भी है, यानी कि आप सीटेट हो या यूपी टेट हो। फिर उसके बाद आपको सुपर टेट देना है, सुपर टेट करना है आपको। टेट सुपर टेट ये दोनों क्लियर हो गए, फिर आपका जुड़ेगा एकेडमी का नंबर। एकेडमी भी यहां जुड़ता है। और अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने एनईपी लागू कर दिया तो एनईपी में क्या है इस बारी कि 1/4 1/4 नंबर जो है वह टेट और सीटेट का आपके मेन स्कोर में जाकर के जुड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि सीटेट में भी आपको कम से कम 120 प्लस स्कोरिंग करनी होगी। अगर यूपी टेट आ जाता है तो फिर हम 130 प्लस का स्कोर लेकर के चलेंगे, क्योंकि यहां जितनी अच्छी स्कोरिंग होगी सुपर टेट में आप उतना ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि 1/4 नंबर अगर आपका जुड़ेगा तो वो बेहतर होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो चैनल है वह अशोका सिविल्स के नाम से है। हमारा जो चैनल है वह अशोका सिविल्स आईएएस एकेडमी के नाम से है। अशोका सिविल्स आईएएस एकेडमी के नाम से है। आप हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप
और कॉल दोनों इस नंबर पर अवेलेबल है। आप यहां से हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है, सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। यानी कि जिन्हें छत पे जाना है वो सीढ़ियों का सहारा ले लें, सीढ़ियों का सहारा लेकर के वो छत पे जा सकते हैं। लेकिन जब मेरी मंजिल ही आसमान है तो वहां जाने के लिए रास्ता भी मुझे खुद बनाना होगा। यानी अपनी सफलता के लिए आप दिन रात प्रयत्न करो, रट्टू विद्या के पीछे मत भागो, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करो और स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि ये जमाना स्मार्ट का है। अगर आप रट्टू बनना चाह रहे हो कि मैं हाई स्कूल इंटर बीए की जो सीरीज होती है उसको रट रट के पढ़ लूं और पढ़ करके मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूं, पॉसिबल नहीं है। अपने सोचने समझने का जो दायरा है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप अपने सोचने का दायरा नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप स्मार्ट लोगों के बीच में एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जमाना जो है, ये जो कंपटीशन है वह स्मार्ट वर्क पे डिपेंड है। तो स्मार्ट वर्क करिए, यानी कि आपका जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आप अपने रास्ते खुद ढूंढिए, खुद उस सिलेक्शन के रास्ते पर आप चलिए। चलिए अब आज की पहली न्यूज़ देखते हैं क्या है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। अब देखते हैं इसमें क्या विशेष है। इस विधेयक का जो उद्देश्य है वो फार्मेसी अधिनियम 1948 को निरस्त करना है। यानी फार्मेसी अधिनियम 1948 में जो बना था उसको निरस्त करके एक दूसरा फार्मेसी अधिनियम लाना है। साथ ही एक राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग NPC की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य है। मतलब ये है कि अब तक राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग की स्थापना नहीं हुई थी, अब ये करना है। NCP का मुख्यालय कहाँ रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग, इसमें एक अध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा आयोग में 13 पदेन सदस्य होंगे। कौन कौन होंगे? 13, यानी कि एक तो अध्यक्ष हो गए और इनके साथ साथ 13 व्यक्ति और रहेंगे पदेन सदस्य के रूप में, और 14 जो है अंशकालिक सदस्य रहेंगे। अंशकालिक सदस्य का मतलब यह है कि थोड़े समय के लिए 14 लोगों को और नामित किया जाएगा। NCP के अध्यक्ष की पात्रता क्या होनी चाहिए? यानी कि NCP का जो अध्यक्ष चुना जाएगा उसके लिए पात्रता क्या रखी गई है? पात्र व्यक्ति फार्मेसी शिक्षाविद और पंजीयनकृत फार्मासिस्ट होना चाहिए। फार्मेसी शिक्षाविद और पंजीकृत फार्मासिस्ट होना चाहिए, यानी कि फार्मेसी में वह एक निपुण व्यक्ति होना चाहिए। साथ ही उसे प्रमाणित प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त होना चाहिए। प्रशासनिक अनुभव भी उसके पास होना चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय से फार्मेसी पेशे में स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री उसके पास होनी चाहिए। साथ ही फार्मेसी क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों का उसके पास
अनुभव होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। कौन व्यक्ति चुना जाएगा? जो फार्मेसी शिक्षाविद हो, यानी कि अपने सेक्टर में एक अहम रोल प्ले करता हो। प्रशासनिक का अनुभव होना चाहिए उसको, स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए उसके पास, और कम से कम 15 वर्षों का उसके पास अनुभव होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। इन 15 वर्षों में से कम 10 वर्ष का फार्मेसी शिक्षा में फार्मेसी लीडर के रूप में अनुभव होना चाहिए। यानी कि 15 वर्षों का जो क्राइटेरिया रखा गया है कि 15 वर्षों का अनुभव तो होना चाहिए, लेकिन उन 15 वर्षों में भी 10 वर्ष का उसको क्या चाहिए कि फार्मेसी शिक्षा में फार्मेसी लीडर के रूप में काम किया हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। केंद्र सरकार निम्नलिखित 3 बोर्ड्स का गठन करेगी जो एनपीसी के तहत कार्य करेगी। कौन कौन सा बोर्ड होगा? तो पहला होगा फार्मेसी शिक्षा बोर्ड, दूसरा है फार्मेसी आकलन और रेटिंग बोर्ड, तीसरा है फार्मेसी नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड। यानी 3 बोर्ड की स्थापना करेगी एनपीसी। पहला फार्मेसी शिक्षा, दूसरा फार्मेसी आकलन और रेटिंग देखेगी, तीसरा जो है फार्मेसी नैतिकता एवं पंजीकरण के बारे में वो देखेगी। फार्मेसी सलाहकार परिषद में कौन कौन होंगे? तो इस परिषद का गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। इसका कार्य फार्मेसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान तक समान पहुंच बढ़ाने के उपायों पर आयोग को सलाह देना होगा। यानी कि आपको भी पता है कि फार्मेसी थोड़ी सी महंगी है, कॉस्टली है, तो इस पर जो आयोग बनाएगा, जो सलाहकार समिति बैठाई जाएगी, वह क्या करेगा? आयोग को यह सुझाव देगा कि कैसे फार्मेसी को आम लोगों तक उसकी उपलब्धता को बढ़ाई जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फार्मेसी में इनरोल हो सकें। यह सुझाव देने के लिए सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। और कौन करेगा इसका गठन? तो केंद्र सरकार करेगी। यानी कि जो एनपीसी का गठन हो रहा है, यह टोटल किस पर डिपेंड होगा? तो यह टोटल केंद्र सरकार पर डिपेंड होगा। यानी कि इसका देखरेख, आयोग का गठन, जो भी काम करेगा वह केंद्र सरकार के दायरे में रह करके यह काम करेगा। इस विधेयक का महत्व क्या होगा? तो यह गुणवत्तापूर्ण और किफायती फार्मास्यूटिकल शिक्षा, यानी कि एक गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन को प्रोवाइड करने का यह काम करेगा। पहुंच में सुधार लाएगा। यह पर्याप्त संख्या में और उच्च गुणवत्ता वाले फार्मेसी पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। यह सभी नागरिकों के लिए फार्मेसी सेवाओं को सुलभ बना करके, यह सभी नागरिकों को फार्मेसी सेवाओं को सुलभ बनाकर उचित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देगा। यह फार्मेसी संस्थानों का पारदर्शी आकलन सुनिश्चित करेगा। साथ ही यह भारत के लिए फार्मेसी रजिस्टर के रखरखाव को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की है। यानी कि ये जो एनपीसी आयोग बन रहा है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा? तो वो करेगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा। और इसके लिए इस मंत्रालय ने कहा है कि जो राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग हम बना रहे हैं उस मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियां क्या हो सकती हैं, मतलब लोगों का विचार विमर्श भी यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना किफायती होगा यह आयोग लोगों के बीच में। न्यूज नंबर 2 देखते हैं कि क्या है।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के निर्माण के 25 वर्ष पूरे हुए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन कहने का मतलब ये है ऐसा स्टेशन जो अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। जैसे रेलवे स्टेशन होता है, हवाई जहाज का स्टेशन होता है, सबका रुकने का एक स्टेशन होता है ना, वैसे जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं उनके रुकने के लिए भी एक स्टेशन बनाया गया है। उसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और इसको बनाए हुए कुल 25 साल हो गए हैं। ISS के निर्माण के लिए जायरा मॉड्यूल को 20 नवंबर 1998 यानी 20 नवंबर 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना की गई थी। इसे कजाकिस्तान से रूसी प्रोटॉन रॉकेट से लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया गया था इसको? 1998 में इसको कजाकिस्तान बेस से लॉन्च किया गया था। और कौन सा प्रोटॉन था? तो रूसी प्रोटॉन रॉकेट से लॉन्च किया गया था। जायरा का जो अर्थ होता है वह है सूर्योदय। जायरा शब्द जो है उसका मतलब जो होता है वह होता है सूर्योदय। ISS पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। यह पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? परिक्रमा करता है। यह एस्ट्रोनॉट एवं कॉस्मोनॉट के दल के लिए शोध स्टेशन व घर के रूप में कार्य करता है। अंतरिक्ष स्टेशन एक अनोखी विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यानी कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि जो स्पेस स्टेशन स्थापित किया गया है वह एक घर की तरह है। कि जैसे आप यहाँ से गए कुछ रिसर्च वगैरह करने के लिए, तो आप वहाँ रुक करके, उस स्टेशन में आप रुक करके वहाँ पे अपने प्रयोग को कर सकते हैं और कुछ दिन वहाँ पे आप रह करके अपने रिसर्च को ख़त्म करके फिर पुनः वापसी कर सकते हो, घर वापसी कर सकते हो। ISS यूरोपीय देशों USA द्वारा प्रतिनिधित संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा और रूस के जो स्पेस सेंटर हैं वो इसके साझेदार हैं। यानी इन लोगों ने मिल करके 1998 में एक प्रोजेक्ट बनाया। वो प्रोजेक्ट क्या था कि हम एक स्पेस स्टेशन स्थापित करेंगे और इन लोगों ने मिल करके वो स्पेस स्टेशन वहाँ पे स्थापित किया। यह लगभग 250 मील की औसत ऊंचाई पर प्रत्येक 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। प्रत्येक 90 मिनट में, हर 90 मिनट में यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नवंबर 2000 से इस पर अंतरिक्ष यात्रियों का कोई ना कोई दल लगातार रह रहा है। यानी 1998 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और 2000 से यहाँ पर कोई ना कोई अंतरिक्ष दल हमेशा जाता रहता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जिसका जितना अपना रिसर्च टाइम होता है उतना वहाँ पर व्यतीत करके वह पुनः लौट आता है। लेकिन 2000 से कंटिन्यू, 2000 से अभी चल रहा है 2023, ठीक है, लगभग 23 सालों से लगातार कोई ना कोई वहाँ पर जाता रहता है अपनी रिसर्च के लिए। इस का वजन जो है वह 400 टन का है। यह एक फुटबॉल पिच जितना बड़ा है। यानी कि एक फुटबॉल की जो पिच होती है उतना बड़ा ये इसका आकार है। यह पृथ्वी पर स्पेस स्टेशन को बनाना और फिर उसे एक ही बार में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करना असंभव था। कहने का मतलब ये है कि इन देशों ने इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया कि हमको एक स्पेस स्टेशन बनाना है। इन्होंने कहा ठीक है,
काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इतना बड़ा स्पेस स्टेशन एक के साथ बना करके और उसको ले जा करके उतना ऊपर स्टैब्लिश करना ये पॉसिबल नहीं था। तो जब पॉसिबल नहीं था तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इन्होंने कहा कि चलो ये पॉसिबल नहीं है तो उससे क्या मतलब, हम क्या करेंगे, इसको टुकड़े टुकड़े में बांट लेंगे। यानी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को इन्होंने छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके और वहां पर ले जा करके इन्होंने क्या किया, वहां पे जा करके उसको जोड़ दिया और एक बड़ा सा स्पेस स्टेशन क्रिएट किया। ठीक, तो ये था कि अलग अलग करके अंतरिक्ष में ले जाए और उन्हें जोड़ करके धीरे धीरे कक्षा में स्पेस स्टेशन का रूप दे दिया गया। इसे असेंबल करने के लिए 40 से अधिक मिशनों की आवश्यकता पड़ी थी। 40 से अधिक का मतलब यानी कि एक बार में जोड़ करके लेके जाते तो एक के बार में जाके वहां स्टैब्लिश कर देते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये इतना बड़ा था कि इसको एक बार में वहां लेके जाना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो ऐसा रॉकेट हमारे पास नहीं था। और अगर हम इसको लेकर के जाने का प्रयास करते तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जितनी बड़ी चीज रहेगी उतना ज्यादा ग्रेविटी लगेगी और वो खींच लेगी, नीचे जाने ही नहीं देगी, यानी कि पूरा प्रोजेक्ट तबाह हो जाता। तो इसलिए इन्होंने 40 छोटे छोटे मिशन किए। 40 बार ये लोग लेकर के चीजों को गए और वहां जा करके इन्होंने क्या करना, कुछ नहीं था, छोटे छोटे चीजों में, जैसे आज के डेट में आप देखते हो कि कोई चीज नट बोल्ट से लगा करके टाइट कर दो वो जुड़ जाती है, नट बोल्ट खोल के निकाल लो। तो इसी तरह का ये भी प्रोजेक्ट था, छोटे छोटे बंडलों में लेके गए और ले जा करके वहां पर नट बोल्ट से टाइट कर दिया, यानी कि टाइट कर करके 40 ऐसे मिशन इन्होंने किए और 40 मिशनों के बाद इन्होंने एक स्पेस स्टेशन बनाने में सफलता हासिल कर ली। इसका महत्व क्या है, यह अंतरिक्ष दल के सदस्यों को ऐसे शोध करने की सुविधा प्रदान करता है जो कहीं और नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि ऐसे रिसर्च जो पृथ्वी पर रह करके पॉसिबल नहीं था, उस रिसर्च को करने के लिए इन्होंने एक स्पेस स्टेशन बना दिया। यह तरल पदार्थों, दहन, जीवन रक्षक प्रणालियों और विकिरण युक्त परिवेश से जुड़े महत्वपूर्ण अनुसंधान में सक्षम बनाता है। यानी कि तरल पदार्थों का आपको जाकर के वहां रिसर्च करना हो, या दहन की चीज़ों का आपको करना हो, या जीवन रक्षक चीज़ों का कि कहीं पर जाकर के आपको ढूंढना हो कि यहाँ लाइफ है या नहीं है, पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, विकिरण युक्त परिवेश यानी कि जैसे रेडिएशन वगैरह हो जाता है, उन सब चीज़ों से जुड़ी हुई अनुसंधान के लिए वह सक्षम बनाता है। ये अनुसंधान भविष्य में मानव युक्त अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आवश्यक है। यह अनुसंधान फ्यूचर में चल के, अभी के लिए जैसा है वैसा तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में इसकी कल्पना क्या की जा रही है कि मानव युक्त अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आवश्यक होगा। यानी कि ये जो स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया है ये फ्यूचर में और ज्यादा लाभदायक हो सकता है। कॉस्मोनॉट रूसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित अंतरिक्ष यात्री होते हैं। यानी कॉस्मोनॉट उनको कहा जाता है जो रूस के अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा, यानी कि जो रूस का स्पेस सेंटर है उससे प्रशिक्षित हों और प्रमाणित हों कि इन्होंने हमारे यहाँ एजुकेशन लिया है, प्रमाणित हैं, कैपेबल हैं वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ पे ठहरने के लिए, सारी चीज़ों को इनको पता है। ऐसा थोड़ी कि अभी हमको स्पेस में भेज दिया जाए हम एक दिन नहीं रह पाएंगे, काहे कि हमको ट्रेनिंग नहीं मिली है, हम ट्रेंड नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि स्पेस में कैसे रहना है। तो उसके लिए बाकायदे प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। आप प्रशिक्षित हैं तो ही आपको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जबकि एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो नासा, ईएसए, सीएसए या जाक्सा द्वारा प्रशिक्षित व प्रमाणित अंतरिक्ष यात्री होते हैं। कॉस्मोनॉट उनको कहा जाता है जो रसिया से ट्रेनिंग लिए हैं। बाकी एस्ट्रोनॉट उनको कहा जाता है जो नासा से, ईएसए से, सीएसए से, जाक्सा से, इनसे जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है।
भारत के स्पेस स्टेशन से जुड़ी योजनाएं। अब इस स्पेस स्टेशन के लिए भारत ने क्या प्लानिंग की, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा देश क्या सोच रहा है कि हमको स्पेस में क्या काम करने। जैसे अभी चंद्रयान 3 हमारा सफलतापूर्वक लैंडिंग हुआ, हमने मिशन आदित्य लॉन्च कर दिया, हमने मानव युक्त मिशन लॉन्च कर दिया। इन सब चीज़ों के बाद अब हमारा फोकस कहाँ है, तो इसरो के अध्यक्ष के अनुसार भारत का प्रस्तावित स्पेस स्टेशन लगभग 20 टन वजनीय होगा। जो इसरो के अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि जो भारत का स्टेशन है जो बनेगा वह लगभग 20 टन वजन का होगा। इसकी स्थापना एक ऐसे केंद्र के रूप में की जाएगी जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक रह सकते हैं। ऐसा पिक पॉइंट या ऐसा सेंटर चूज किया जाएगा जहां पर जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं वह 15 से 20 दिनों तक रह सकते हों। इसे पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यानी भारत द्वारा जो बनाया जाने वाला स्पेस स्टेशन है वह 20 टन का होगा और 400 किलोमीटर के ऊपर इसको क्या किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसको रखा जाएगा, ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि भारत को अब 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। यानी कि जो हमारे पीएम हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने स्पष्टली कह दिया है कि जो हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं उनसे कहा गया कि आप अब जो है पूरा फोकस आप एक स्पेस स्टेशन बनाने पे लगा दीजिए और उसका टारगेट रखिए कब का, 2035 तक हमको अपना स्पेस स्टेशन बना लेना है। अगली न्यूज है, ऑक्सफैम ने क्लाइमेट इक्वलिटी अ प्लैनेट फॉर द 99% शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। कौन सी रिपोर्ट है, तो ये क्लाइमेट के ऊपर है। क्लाइमेट इक्वालिटी अ प्लैनेट फॉर द 99% के नाम से एक शीर्षक, एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट में क्या कहा इन्होंने कि जलवायु संकट और अत्यधिक असमानता, जलवायु संकट और अत्यधिक असमानता मानवता के समक्ष मौजूद दोहरी चुनौतियां हैं। यानी दोहरी चुनौतियों का मतलब यह है कि यह एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर हमारे सामने आ रही है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार सुपर रिच मतलब ये है बड़का अमीर, जो बहुत अमीर है, हमारी आपकी सोच से भी बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है। ये जो बड़का अमीर है वो कितना है, 1%। बड़का अमीर 1% इतना कार्बन उत्सर्जित कर रहा है जितना छोटका एकदम जो गरीब का आदमी है 66% बराबर 1%। जितना कार्बन 66% लोग मिल करके उत्सर्जित कर रहे हैं उतना ही खाली 1% कर रहा है। ये है कौन, तो सुपर रिच, यानी अमीरों के ऊपर भी जो अमीर बैठा है वो खाली 1% है और कार्बन उत्सर्जन इतना कर रहा है कि जितना 66% गरीब का नहीं कर पा रहा है, ठीक। कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है यह सबसे गरीब 66% लोगों द्वारा किए गए कार्बन उत्सर्जन के बराबर है, ठीक। ऐसा अनुमान है कि 2030 में सुपर रिच, यानी कि जो आप 2019 की रिपोर्ट पढ़े कि जो सुपर रिच 1% लोग थे वो 66% लोगों के बराबर कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2030 में ये जो सुपर रिच हैं, जो एकदम बड़के अमीर वाले हैं, वो क्या करेंगे, जो मानक रखा गया है कि इतना कार्बन उत्सर्जन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ई क्या करेंगे कि जितना मानक रखा गया है ना, उस मानक से भी
22 गुना। आप समझिए कि 1% लोग, ये जो अमीर के भी अमीर हैं, सुपर रिच कहा गया इनको, ये लोग 2030 में क्या करने वाले हैं? तो ये लोग 2030 में जो कार्बन की मानक रेखा है, उस मानक रेखा से भी 22 गुना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले हैं। ठीक, यह सुरक्षित सीमा वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने के लिए निर्धारित की गई थी। यानी कि जो कार्बन उत्सर्जन की जो दर थी उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि इतना ही आप कर सकते हो। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, 2030 तक इसको 2% से अधिक बढ़ाने वाले हैं। 2019 में सुपर रिच जो 1% लोगों द्वारा किए गए उत्सर्जन से उत्पन्न जो ऊष्मा के कारण आने वाले दशकों में 1.3 मिलियन मौतें हो सकती हैं। यानी कि ये जो 1% लोगों ने 2019 में जो 66% लोगों के बराबर कार्बन उत्सर्जित किया था, उसका दुष्परिणाम आगे चल करके क्या होगा, तो 1.3 मिलियन मौतें हो सकती हैं इससे। जलवायु असमानता क्या है? क्लाइमेट इनइक्वालिटी किसको कहते हैं? अलग अलग कारकों की वजह से कुछ समुदायों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। इन कारकों में मौजूदा सुभेद्यताएं, असमानता का परंपरागत पैटर्न, सामाजिक आर्थिक असमानताएं, प्रणालीगत पर्यावरणीय अन्याय आदि शामिल किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जलवायु असमानता यानी क्लाइमेट इनइक्वालिटी अलग अलग समुदायों पर अलग अलग प्रकार से अटैक कर रही है। ठीक है, अलग अलग कहने का मतलब से एक छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं दिल्ली का। जैसे ही धान की कटाई होती है और गेहूं की बुआई शुरू होती है, उसी बीच में दिल्ली में पॉल्यूशन एक कहीं ज़्यादा हद तक ये बढ़ जाता है, यानी सांस लेना वहाँ दूभर हो जाता है। दिल्ली एकदम प्रदूषित हो जाती है। क्यों? क्योंकि पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में जो धान की पराली को जलाया जाता है, उससे जो धुआं निकलता है, उसकी वजह से दिल्ली पूरी तरह प्रदूषित हो जाती है। लेकिन प्रदूषण, जो सुपर रिच हैं उनके लिए प्रदूषण मतलब कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने उस प्रदूषण से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रखे हैं। फिर उससे छोटे लोग हैं, थोड़ा बहुत प्रभाव उन पे, लेकिन ज़्यादा प्रभाव किनके ऊपर पड़ता है? जो रेल की पटरियों के किनारे जो झोपड़ी झुग्गी बना करके रह रहे हैं, जो डेली वर्कर है, जो डेली दफ्तर जा रहा है, कंपनी में काम करने जा रहा है, जिसका साधन बस है, ट्रेन है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, इससे होकर के वो क्या करता है, अपने ऑफिस तक जाता है। तो इस प्रदूषण का शिकार ये लोग ज़्यादा होते हैं। तो यानी कि भिन्न भिन्न जगहों पर, अलग अलग समुदायों पर अलग अलग प्रकार से ये प्रभाव छोड़ता है। जलवायु समानता क्या है? क्लाइमेट इक्वालिटी क्या है? यह जलवायु संरक्षण के प्रयासों से उत्पन्न होने वाले लाभों का न्याय संगत वितरण है, सुनिश्चित करती है। साथ ही यह जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्रभावों के असमान बोझ को भी कम करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हरियाणा और पंजाब दोनों जगह पराली बैन हो जाए, जलाई ही ना जाए, तो दिल्ली में प्रदूषण कम होगा। दिल्ली में प्रदूषण कम होगा तो वह प्रदूषण जो कम होगा वह सबके लिए इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण कम हो गया या प्रदूषण नहीं हुआ तो ये जो एकदम सुपर रिच है उसको थोड़ा ज़्यादा लाभ मिल जाएगा और जो एकदम गरीब का उसको थोड़ा कम लाभ मिलेगा। नहीं, अगर वहाँ पॉल्यूशन नहीं हुआ तो सबके लिए अच्छा है। चाहे तुम सबसे रिच हो, चाहे तुम सबसे गरीब हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल रहेगा, समान रहेगा। लेकिन असमानता जब होती है तब दुष्परिणाम भिन्न भिन्न प्रकार से देखा जाता है। नीतिगत सिफारिशें क्या है? समानता में व्यापक वृद्धि लाना, यानी अत्यधिक संपन्न लोग और शेष यानी कम संपन्न लोग यानी गरीब लोग के बीच अंतर को व्यापक रूप से कम करने के लिए सरकारों द्वारा
कारगर नीतियां लागू की जानी चाहिए। यानी ये कह रहे हैं कि समाज को इक्वालिटी पे लेके आओ, यानी कि जो बहुत अमीर है, जो बहुत गरीब है, इनके बीच की जो खाई है उसको कम करने के लिए सरकार को नीतियां बनानी चाहिए। जीवाश्म ईंधन के उपयोग को त्वरित और न्यायसंगत तरीके से समाप्त करना चाहिए। कंपनियों तथा अरबपतियों पर नई कर संरचना लागू की जानी चाहिए ताकि उत्सर्जन में व्यापक कमी की जा सके। साथ ही हरित ईंधन की ओर बढ़ने के प्रयासों को वित्त पोषित किया जा सके। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो कंपनियां हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, जो अरबपति लोग हैं, उनके लिए अलग से एक टैक्सेशन लाइए, एक कर प्रणाली करिए, जिससे उस लिमिट से ऊपर कार्बन उत्सर्जन करने पर उनको क्या किया जाए, उनके ऊपर दंड लगाया जाए या उनके ऊपर कार्बन टैक्स लगाया जाए। जैसे जर्मनी में होता है, कार्बन टैक्स लगाया जाता है कि आप इतने से इतने मानक तक अगर कार्बन उत्सर्जन करो टैक्स लगेगा। तो उस तरह के कुछ नीतियां बनानी चाहिए ताकि ये लोग उस स्लैब से बचने के लिए कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करें। तो इससे क्या होगा कि अगर कार्बन का उत्सर्जन कम से कम होगा और हरित ईंधन की ओर बढ़ने के प्रयास किए जाए। हरित ईंधन क्या हो सकते हैं? हरित ईंधन कहने का मतलब ये हो गया जैसे इथेनॉल हो सकता है। इलेक्ट्रिक से बनी हुई चीजों का प्रयोग करें ताकि पॉल्यूशन ना हो। तो अगर इनका प्रयोग किया जाएगा और इनके लिए वित्त पोषित किया जाएगा, यानी कि बढ़ावा दिया जाए, सब्सिडी दिया जाए, तो पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। नए युग के लिए नया उद्देश्य होना चाहिए। अंतहीन लाभ कमाने की इच्छा, दोहन और उपयोग की प्रवृत्ति की बजाय मानवता तथा पृथ्वी के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप नए युग का निर्माण करना चाह रहे हो तो नई सोच लेके आओ। जो ट्रेडिशनल में चला आ रहा है, परंपरागत चला आ रहा है, उस चीज को छोड़ना होगा। क्या छोड़ना होगा? तो लाभ कमाने की जो नीति है उसको आपको सैक्रिफाइस करना होगा। और किसके लिए सोचना होगा? मानवता के लिए सोचना होगा, इस पृथ्वी के लिए सोचना होगा, इस पूरे पृथ्वीवासियों के लिए सोचना होगा, इस पूरी पृथ्वी को अपना घर मानना होगा, तब जाके ये पॉसिबल होगा। नहीं तो अभी क्या है, कुछ भी हो, जितना भी कार्बन उत्सर्जन हो जाए, जितना भी पॉल्यूशन हो जाए, हमको क्या चाहिए? प्रोडक्शन चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दो हमको, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या कमाएंगे? प्रॉफिट कमाएंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो अपने घर में 2 AC लगाएंगे ताकि और ज़्यादा CFC निकले। और पैसा कमाएंगे तो 4 ठो लगा देंगे, बिटिया के रूम में अलग, बेटे के रूम में अलग, सबके रूम में AC। और हॉल में कोई नहीं बैठा, कुत्ते के लिए AC लगा देंगे। सब के सब CFC निकाल रहे हैं। ठीक, तो इस प्रॉफिटेबल मार्केट को कम करना है। मानवता के लिए सोचो और अपनी पृथ्वी को ही अपना घर समझो। जब आप इस धारणा से व्यापार करेंगे तो ही जा करके आप इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो। यानी तभी जा करके ये कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है। नहीं तो ये कार्बन उत्सर्जन दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, कार्बन उत्सर्जन, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और अगर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन खत्म करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा ईंधन जलेगा उतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे। और जितना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा, और कार्बन उत्सर्जन होने का कारण क्या है कि आप ज़्यादा इंडस्ट्री एरिया जहाँ पर है वहाँ पर आप देखेंगे पेड़ पौधे है ही नहीं, क्योंकि जंगलों को काट काट करके इंडस्ट्री लगाई जा रही है लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा आप कार्बन जंगल वगैरह काट देंगे तो पॉल्यूशन तो अपने आप ही बढ़ जाना है। ठीक, तो आपको पॉल्यूशन कम करने के लिए जो सुझाव दिया गया है इसमें कि मानवता के विषय में सोचिए और पृथ्वी के कल्याण के बारे में सोचिए, तो ही ये पॉसिबल हो सकता है। अगली न्यूज़, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग ढहने से 41 मजदूर फंस गए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक टनल बनाई जा रही थी जिसका निर्माण कार्य चल रहा था और किन्हीं कारणों से वह टनल बीच में बंद हो जाती है, यानी कि उसमें
मलबे गिर जाते हैं, जिससे 40 मजदूर उसमें अभी तक फंसे हुए हैं। इसको बचाने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है। तरह तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। उनसे बातचीत करने के लिए हमने कैमरे लगा रखे हैं, सुरंग बना करके कैमरे के जरिए उनकी हालत पे बारीकी से नज़र रखी गई है। वहाँ पर 40 एम्बुलेंस तैनात कर दी गई हैं। तरह तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उस मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक यह प्रयास निरंतर चल रहा है, अभी उनको बाहर निकाला नहीं गया है। क्या था ये? सुरंग ढहने का हादसा। उत्तराखंड में निर्माणाधीन सिलक्यारा बारकोट सुरंग में भूस्खलन के कारण हुआ। भूस्खलन की वजह से सुरंग का एक खंड ध्वस्त हो गया, इससे प्रवेश मार्ग अवरुद्ध हो गया। ध्वस्त हुआ खंड सिलक्यारा की ओर से सुरंग के मुहाने से 270 मीटर दूर है। सिलक्यारा बारकोट सुरंग दक्षिणी छोर पर अवस्थित यमुनोत्री को उत्तरी छोर पर स्थित धरासू से जोड़ती है। यानी कि कुछ इस प्रकार की टनल बनाई गई है। ठीक, कुछ इस प्रकार की टनल है, जो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ वाला है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि साउथ पोल पे जो है यह यमुनोत्री को देख रहा है और उत्तरी छोर पे जो है ये धरासू को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, इस प्रकार की टनल बनाई गई है और ये कह रहा है कि सुरंग के मुहाने से 270 मीटर दूर, ये सुरंग है, ये सुरंग का मुहाना है। ठीक है, इस तरह से एंटर करना है। इससे 270 मीटर दूर जो है, यहां से लगभग यहाँ पे मान लेते हैं कि 270 मीटर दूर यहाँ पे भूस्खलन हो करके ये टनल पूरी तरह से क्या हो गई, इस तरह से बंद हो गई है। और इसके अंदर जो है वह 40 मजदूर जो है यहाँ पे वो फंसे हुए हैं। अब इसको क्या करना है, यहाँ से ड्रिल करके या तो पाइप के जरिए इसके अंदर पाइप डाला जाए या फिर इस मलबे को हटाया जाए। तो मलबा हटाना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, तो इसको ड्रिल करके यहाँ पर पाइप डालने का काम किया जा रहा है, ताकि उस पाइप के जरिए जो है मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। ठीक, यह 4 धाम 12 मासी सड़क परियोजना का हिस्सा है। 4 धाम 12 मासी सड़क परियोजना। 4 धाम 12 मासी सड़क परियोजना क्या है? मतलब इसका मतलब ये है कि ये टनल जो है यह पूरे 12 महीने यानी पूरे साल आवागमन को अवरुद्ध होने से बचाएगी। क्योंकि अभी तक क्या था, जैसे ही बर्फबारी शुरू होती है तो ये रास्ते ब्लॉक हो जाते थे। सुरंग ऐसे क्षेत्र में बनाई जा रही है जहां पर चूना पत्थर और अन्य मुलायम चट्टानें हैं। ये सुरंग ऐसी जगह बनाई जा रही हैं जहां पे चूना पत्थर की बहुतायता है और बहुत सारे मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, इन्हें ढहने की प्रवृत्ति, इनमें ढहने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि ये मुलायम होती हैं। ठीक है, तो जब मुलायम होने की वजह से, मैं आपको बताऊं कि जो हिमालय है, हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो टेथिस सागर से हुआ था। टेथिस सागर, ठीक है, इसमें गाज जमा होने से इस पे जब बल पड़ा तो इसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। टेथिस सागर, अब हिमालय का निर्माण कार्य अभी भी जारी है। यानी ये कैसी है? नवीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, नवीन पर्वत श्रेणी है और इसका निर्माण कार्य अभी निरंतर जारी है। तो निरंतर निर्माण कार्य जारी होने की वजह से जो ये उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से चट्टानी नहीं है, क्योंकि वो निर्माण कार्य जारी है। अभी तो वो बस ऐसे हल्की फुल्की मिट्टी जैसा बना है, इसलिए वहां पर आए दिन भूस्खलन ज्यादा होता है। ठीक, हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन होने की संभावना अधिक क्यों है? प्रकृति का कारण क्या है? विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप आने वाले भूकंप भूस्खलन को सक्रिय कर सकते हैं। विवर्तनिक गतिविधियां यानी जो प्लेटें हैं, ये आपको ज्योग्राफी में बीके सर अच्छे से समझाएंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अभी हम उस तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम अपने मैटर पे देखते हैं। बाकी ज्योग्राफी की क्लास में ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेसिक चीज़ से बताई जाएगी और एक ही बार में आपके दिमाग में घर कर जाएगी, इसकी गारंटी है। बस आप हमसे जुड़े रहिए। भारी वर्षा मृदा को
जल से संतृप्त कर सकती है और शैलों की संरचनाओं को कमजोर कर सकती है। यानी कि जब भारी बारिश होगी, खूब बारिश हो रही है, वो बारिश क्या करती है, मिट्टी को बहाती है, मिट्टी की पकड़ को जो है वो कमजोर करती है। इसकी वजह से भी भूस्खलन होता है। जलवायु परिवर्तन जनित तापन से परमाफ्रॉस्ट पिघल सकता है। यानी कि क्लाइमेट चेंज जब होता है तो इससे भी भूस्खलन होने की संभावना बढ़ जाती है। मानव जनित कारण क्या क्या है? तो बांध बना देना, सड़कों और अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के निर्माण से पहाड़ी ढलानों की प्रकृति स्थिरता में बदलाव आ जाता है। जैसे बांध बना दिया आपने, बांध बनाया तो मिट्टी को काट पीट करके आपने बांध बनाया। अब बांध बनाया तो वहां की जमीन क्या हो गई, कमजोर हो गई। सड़कें बना रहे हैं आप, टनल बना रहे हैं, नीचे सुरंग में आप रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि वहाँ की ज़मीन जो है वह कमज़ोर होती है। और उत्तराखंड वगैरह जो क्षेत्र है वहाँ पर भूकंप जनित क्षेत्र है, जरा सा भी कंपन की वजह से मिट्टी जो है खिसक जाती है। और आए दिन आप हमेशा देखते हो कि उत्तराखंड में भूस्खलन की या बादल फटने की जो प्रक्रिया है वह बहुत तेज़ी से पाई जाती है। कभी कभी वहाँ बादल फट जाते हैं, मूसलाधार पानी की वजह से भी वहाँ चीज़ें बह जाती हैं, या फिर भूस्खलन वगैरह वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। वनों की कटाई का भी, क्योंकि वन जो है, वृक्ष जो है, उसकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को रोक कर रखने का काम करती हैं। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वन काट देते हैं तो मिट्टी की पकड़ जो है वह ढीली हो जाती है। सिंचाई, खनन गतिविधियां आदि भी भूस्खलन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि जिम्मेदार हैं। अगला है हिमालय और आल्प्स की तुलना। आल्प्स पर्वत, हिमालय और आल्प्स की तुलना। ये थोड़ा सा भारत का मैप है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हिमालय फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि इधर जो है आपका ईस्ट है, इधर वेस्ट है। वेस्ट की तरफ हिमालय जो है वह ज़्यादा चौड़ा है, और जैसे जैसे ये ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है तो आप देख रहे हो कि इसकी जो प्रवृत्ति हो रही है ना वो पतली होती चली जा रही। ये पतली होती होती यहाँ आई और यहाँ आ करके एक यू टर्न लेती है, एकदम से यू टर्न लेती है। और इधर ये वाला पूरा म्यांमार वाला क्षेत्र यहाँ से होते हुए निकल करके आ जाती है अपना नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इधर म्यांमार में अराकान योमा एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जो हिमालय का ही भाग है। ये जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भी क्या है, हिमालय का ही एक भाग है, क्योंकि ये बीच में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी की वजह से ये श्रेणी डूब गई है और फिर ये जो छोटे छोटे द्वीप के रूप में निकली है, ये सब के सब क्या हैं, ये बंगाल की खाड़ी के ही ये क्या है, हिमालय के ही भाग हैं। ठीक है, तो ये अपना हिमालय वाला क्षेत्र इधर आपको देखने को मिलता है। आल्प्स पर्वत यहाँ पे है, ये स्विट्जरलैंड है, ये फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, स्लोवेनिया है, इटली है, और इसके बीच में पाया जाता है अपना आल्प्स। ठीक है, आल्प्स पर्वत, हाँ, यूरोप। ठीक है, आल्प्स पर्वत यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, तो इससे और इससे हमें कंपैरिजन करना है। आयु, ये देखिए हिमालय और आल्प्स की आयु क्या है। अपेक्षाकृत ये नवीन है, अभी मैंने बताया कि ये नवीन पर्वत श्रेणी है, 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले निर्मित हुआ है। लेकिन आल्प्स पर्वत कैसा है, 65 मिलियन वर्ष का है। प्राचीन श्रेणियों में आल्प्स पर्वत का नाम आता है। निर्माण, भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव का परिणाम। भारतीय और यूरेशियन प्लेट, अभी हमने आपको बताया कि जो हिमालय का निर्माण कार्य हुआ वो कैसे हुआ, टेथिस सागर से हुआ।
पहले टेथिस सागर हुआ करता था। इसमें क्या था, भारतीय और यूरेशियन दो प्लेटें थी। इन दो प्लेटों के टकराव की वजह से, ऐसे दो प्लेटें टकराएं तो जब ऐसे दो प्लेटें टकराएंगी तो वलन पड़ेगा, बल पड़ेगा, और बल पड़ेगा तो एक प्लेट दबेगी, एक प्लेट ऊपर चढ़ेगी। तो वलन के कारण जो टेथिस सागर में जो अवसाद वगैरह थे, इस पे जब वलन पड़ा, वलन के भारतीय और यूरेशी प्लेटें आपस में टकराई, उन टकराव की वजह से निर्माण किसका हुआ, तो हिमालय का निर्माण हुआ। अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव का परिणाम है। ये किन प्लेटों से टकराया था, भारतीय और यूरेशीय प्लेटें टकराई थी, लेकिन यहां पर अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेटों के टकराव की वजह से आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ। विवर्तनिक गतिविधि जारी है, भूकंप सक्रिय क्षेत्र है। विवर्तनिक गतिविधि जारी है मतलब इसका निर्माण कार्य अभी जारी है, अभी बढ़ रहा है, और भूकंप सक्रिय क्षेत्र है। आए दिन यहां पर हिमालय वाले क्षेत्रों में ज्यादातर भूकंप की घटनाएं देखी जाती हैं। विवर्तनिक रूप से सक्रिय ये भी है, लेकिन कम भूकंपी गतिविधियों वाला क्षेत्र है। विवर्तनिक रूप से सक्रिय ये भी है, आल्प्स पर्वत भी सक्रिय है, लेकिन यह लो भूकंप जोन में है, लो अर्थक्वेक यहाँ पे आता है, जबकि हिमालय में अर्थक्वेक की घटना ज्यादा होती है। आप देख सकते हो कि नेपाल जो है वो हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और वहां पर आए दिन भूकंप आ जाता है। तो जितने भी हिमालयी क्षेत्र में स्थित जो भी कंट्री या जो भी स्टेट हैं हमारे, वहां पे भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए जाते हैं। गहरी घाटियों और ऊंची चोटियों सहित ऊबड़ खाबड़ संरचना वाला नवीन भूभाग है हिमालय, जबकि यू आकार की घाटियों से युक्त पुरानी व गोलाकार पर्वत श्रृंखला है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत का आकार कैसा है, तो वह यू आकार का, जैसे आप यू बनाते हो ना इस तरह से, तो इस तरह का है। लेकिन हिमालय कैसा है, यहाँ पे गहरी घाटियां पाई जाती हैं, ऊंची ऊंची चोटियां। ऊंची ऊंची चोटियों से याद आया, कौन सी ऊंची चोटी है, तो एवरेस्ट पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, एवरेस्ट पाया जाता है। और यहाँ पे यू आकार की घाटियां पाई जाती हैं। यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ संरचना है। ऊबड़ खाबड़ संरचना का मतलब ये कहीं बहुत गड्ढा है, कहीं बहुत ऊंचा है, लेकिन ये पुरानी व गोलाकार पर्वत श्रृंखला है, यहाँ बहुत कम ऊबड़ खाबड़ चीजें पाई जाती हैं। ठीक, तो अभी तक हमने इन सब न्यूज का विश्लेषण किया। आप ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़ते रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादातर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हमसे जुड़ने के लिए नीचे हमारे YouTube चैनल पे भी ज्वाइन का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये निरंतर हम इस सेशन को लेकर के आएंगे और हम इससे भी बेहतर आपके लिए प्लान कर रहे हैं। हमारा जो मेन टारगेट है फिलहाल के लिए वो है ARO, जिस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फोकस ही नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्री क्वालिफाई करा के मेंस में अपीयर करना है, और मेंस में फिर हम एक नई रणनीति के साथ आपसे मिलेंगे। आपसे उन चेहरों से मुलाकात करवाएंगे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। वो बताएंगे आपको कि सिलेक्शन उन्होंने कैसे लिया। हम उन्हीं पॉइंटों पे फोकस करेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। मैंने बहुत सारे चैनलों को ऑब्जर्व किया, नाम नहीं लेंगे, इसमें बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो GD का पेपर सॉल्व करा रहे हैं, पुलिस का पेपर सॉल्व करा रहे हैं, आयोग की इतनी जबरदस्त बेइज्जती कर रहे हैं। भैया वो UPPCS है, बैंड बजा देगा। पुलिस का GD का पेपर सॉल्व कराने से ARO नहीं निकलेगा, उसके लिए रणनीति सही होनी चाहिए। ARO में फैक्ट पूछता है, फैक्ट। लिवर करने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन के लिए समय देना होगा। हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, और सबसे ज़्यादा पकड़ जिस सेक्टर में बनाना है वह है हिंदी और दूसरा है करंट। इन दो सेक्टर पे जिसकी पकड़ तगड़ी है वो प्री क्वालिफाई करेगा, क्योंकि GS में सब उतने ही करते हैं।
जीएस में कोई ऑलराउंडर नहीं है। करंट आपको सही करना ही करना है और 100% सही करना है करंट। हिंदी में आपको लगभग 55 की स्कोरिंग करनी ही करनी है। हिंदी में आप 55 की स्कोरिंग करिए, करंट पे आप 100% करके आइए, प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और विश्वास रखिए, आप हमसे जुड़ के रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। हम पढ़िए, कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। थैंक यू, कल की क्लास में मिलते हैं।